वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कुछ नेट, गेट, जैम, आईएससी, बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इनकी डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, जो कि हम पीछे एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का लेक्चर आप थर्मोडायनेमिक्स अगर नहीं देखा है आपने तो एक बार उसको जरूर देखिए, तभी आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम द रोटेशनल कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट CV ऑफ द लीनियर मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन ए दिया है 3/2R, बी दिया है 5/2R, सी दिया है 2R एंड डी दिया है R। ये क्वेश्चन से IASC 2005 में पूछा गया है। इसका क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमने पढ़ा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 होती है, जिनका एनर्जी कंट्रीब्यूशन RT आता है, क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 1/2 RT को कंट्रीब्यूट करती है, और दो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 × 1/2 RT, जिससे आएगा सिर्फ RT। तो RT तो जो ये आपका एनर्जी वाली टर्म्स आती है उसमें से T वाली टर्म्स को हटाने के बाद, ये हम पीछे कर चुके हैं इसको भी, T वाली टर्म्स को हटाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, यहाँ पर R बचा है, वही है हमारा CV को जाता है, CV में वो कंट्रीब्यूशन करता है। तो रोटेशनल कंट्रीब्यूशन CV को कितना हुआ, R का हुआ। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ H2O2। H2O2 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो वो इस तरह से सिस फॉर्म में या ट्रांस फॉर्म में, इस तरह से 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लेकिन दोनों ही केसेस में, चाहे वो सिस हो या ट्रांस हो, दोनों ही केसेस में H2O2 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। किसी भी तरह से चारों के चारों एटम एक लाइन में अरेंज नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको H2O2 को क्या कहते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कहते हैं। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा हमेशा 3 होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 आता है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3n-6 आता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। H2O2 में 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 3 × 4 माइनस 4 कैसे हैं, 2 H हैं 2 O है। ठीक है, तो 3 × 4 से 12 - 6, 12 - 6 से 6 आ जाएगा। तो 6 का ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन हमारा ये है। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। द नंबर ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन आपका ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 12। वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है का फॉर्मूला, क्योंकि 12 आपका मॉलिक्यूल्स है, 12 एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में, और ये हमारा नॉन लीनियर, किसी भी तरह से 12 के 12 एटम एक ही लाइन में अरेंज नहीं हो सकते, इसलिए ये हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3n-6 होता है। 3 × n का वैल्यू कितना है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 12, 3 × 12 36 -6, 36 - 6 से ये आपका 30 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक ही बात होती है। ये क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 2015 में पूछा गया था। ओके, अब हम नए क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू, ये भी आपका क्या है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल द प्रेडिक्टेड हाई टेम्परेचर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या होती है, CV फॉर C2H2 इज। ऑप्शन ए दिया है 5.5R, बी दिया है 6R, सी दिया है 9R और डी दिया है 9.5R। ये क्वेश्चन हमारा IIT जैम 2015 में पूछा गया। C2H2 ये क्या है, एसिटिलीन कैसा होता है मॉलिक्यूल, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, सारे के सारे एटम एक ही लाइन में अरेंज हो सकते हैं। और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम, TR मींस ट्रांसलेशनल, वो कितनी होती है, 3। और एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 RT कंट्रीब्यूट करती है, तो 3 करेंगी 3/2 RT। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है हमारी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, 2। एक करती है 1/2 RT, 2 करेंगी 2 × 1/2 RT, तो बन जाएगा हमारा RT। तीसरा बचा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लीनियर मॉलिक्यूल में इसका वैल्यू होता है 3n-5। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल।
इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है C2H2 में? 4, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो 3 इंटू 4 माइनस 5 तो 7, तो 7 और एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम RT कंट्रीब्यूट करती है, 7 करेंगे 7 RT। तीनों को ऐड कर देते हैं, जो तीनों को ऐड करके वैल्यू आती है वो हमारा इंटरनल एनर्जी U कहलाती है। तो U का वैल्यू कितना हो जाएगा तीनों को ऐड करके? 9.5 RT। और CV क्या होता है हमारा? CV होता है du अपॉन dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ U, डिफरेंशियल ऑपरेटर t का, और U को ऑपरेट करना है, U का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया 9.5 RT। इसमें से 9.5 R कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, और d बाई डी टी के अंदर में t बचा, dt बाई डी टी इक्वल टू 1 आएगा, CV इक्वल टू 9.5 R। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये हमारा D ऑप्शन हो गया। ओके, नए क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पर। द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पजेस्ड बाय एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एसिटिलीन मॉलिक्यूल में कितने वाइब्रेशनल मोड होते हैं? IIC 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है 1, बी है 7, सी है 6 और डी है 3। वाइब्रेशन एसिटिलीन अभी पीछे ही पढ़ा था हमने, कैसा होता है मॉलिक्यूल? लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ये इस तरह से 4 नंबर ऑफ इसमें एटम्स होते हैं, और वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होता है 3n-5, 3 इंटू n का वैल्यू हुआ 4 माइनस 5 दैट इज 7। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नए क्वेश्चन पर, हीट कैपेसिटी ऑफ ए स्पीसीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इफ इट इज। हमने पीछे पढ़ा था कि मोनोएटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे आपका क्या कुछ भी हो टेम्परेचर, वो उससे डिपेंड नहीं करती है, किसी भी लो टेम्परेचर पर भी या हाई टेम्परेचर पर भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज 3 होती है। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग किसमें, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा? ये मोनोएटॉमिक में। तो मोनोएटॉमिक में आपका ये क्या होगा? ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। ये क्वेश्चन हमारा CSIR जून 2015 पार्ट बी में पूछा गया था 2 मार्क्स में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 7/5, ऑप्शन सी 3/2 एंड डी 5/3। ये क्वेश्चन है IIC 2008 में। ये क्या है आपका? मोनोएटॉमिक गैस में हमने पढ़ा था कि ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन 1/2 RT, तो 3 से कितना आएगा? 3/2 RT। तो इससे क्या है? मोनोएटॉमिक की जो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगी वो आएगी U इक्वल्स टू 3/2 RT। और CV का वैल्यू क्या होता है? U वाली जो टर्म्स आई थी उसमें से T वाली टर्म्स हटा देते हैं, तो जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो हमारा CV कहलाता है। तो CV का वैल्यू क्या हुआ? 3/2 R। और अगर हमको CP निकालना है, CP बराबर होता है R प्लस CV, CP माइनस CV इक्वल टू R, और CP इक्वल टू R प्लस CV। R प्लस CV का वैल्यू 3/2 R, इससे हमारा ये आएगा 5/2 R। Cp अपॉन CV इक्वल्स टू 5/2 R अपॉन 3/2 R। तो इससे कितना हो जाएगा? R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये डी ऑप्शन। ठीक है, नए क्वेश्चन में आते हैं हम। राइट द एक्सप्रेशन, इसका पार्ट 1 है, क्या है आपका? राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन टू द टोटल एनर्जी ऑफ CH4 गैस एट ए 500 केल्विन। ऑल दी वाइब्रेशनल मोड आर एक्टिव एट दिस टेम्परेचर। क्योंकि हमने कहा था कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर अगर हाई करते हैं तो सारे वाइब्रेशनल मोड एक्टिव हो जाते हैं, टेम्परेचर अगर लो करते हैं तो तब उनमें से सारे एक्टिव नहीं हो पाते हैं। कितना टेम्परेचर किया है वो उस पर भी डिपेंड करता है फिर। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट इसका क्या है? कैलकुलेट दी टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट दिस टेम्परेचर। ये क्वेश्चन IIT JAM 2009 में पूछा गया है। अब आपका लेते हैं CH4 मॉलिक्यूल। CH4 हमारा क्या होता है? आपका एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। सारे के सारे एटम्स एक ही क्या है उसमें लाइन में अरेंज नहीं हो सकते, तो ये नॉन लीनियर है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर के केस में क्या होता है? 3n-6। एन कितने हैं CH4 के पास? 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, टोटल 5। तो 3 इंटू एन की वैल्यू 5 माइनस 6, 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 6 9 आ जाएगा। और एक है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूशन देती है? RT का। तो 9 कितना देंगे? 9 RT का। तो वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन आया 9 RT। 9 इंटू R का यूनिट होता है जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स।
और टी कितना है 500, वो क्या है यूनिट केल्विन। केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। फॉर 9 इंटू 5 से 45, 2 जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 831.4 हो जाएगा। बाकी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा यूनिट क्या बचा हमारे जूल और मॉल इनवर्स, जूल और मॉल इनवर्स 37,413, जिसको हम किलो जूल में लिख सकते हैं 37.4 किलो जूल मॉल इनवर्स। अब इसी का सेकंड पार्ट में क्या दिया है, कैलकुलेट द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट दिस टेम्परेचर। फिर से वही आपका ट्रांसलेशन, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यूज करके टोटल एनर्जी निकालते हैं। CH4 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ट्रांसलेशनल सभी मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होता है 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितना होता है नॉन लीनियर में 3। वाइब्रेशन कितना होता है 3n-6 से करेंगे, ये ऊपर हमने निकाला था यहाँ से, मैंने वो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है 9। और कंट्रीब्यूशन कितना है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ट्रांसलेशन का एक ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन आता है एनर्जी कंट्रीब्यूशन 1/2 RT, तो 3 का कितना आएगा 3/2 RT। रोटेशनल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन भी 1/2 RT, यहाँ पर 3 है, 3 का 3/2 RT। वाइब्रेशन का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन RT आता है, तो 9 का 9 RT। सबको ऐड करते हैं तो U का वैल्यू कितना आएगा 12 RT। U इक्वल टू 12 RT आया, 12 इंटू R का वैल्यू कितना होता है 8.314, T का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 केल्विन, सबको मल्टीप्लाई किया 49884 जूल मॉल इनवर्स आया, और इसको किलो जूल में बदल सकते हैं 49.884 किलो जूल मॉल इनवर्स। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर एंट्रोपी ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन एट एब्सोल्यूट जीरो। एट एब्सोल्यूट जीरो पर जो अगर एंट्रोपी अगर होती भी है तो वो उसमें मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के बेस पर या उनके ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके ओरिएंटेशन के बेस पर होती है। ठीक है, तो अगर मोलर की बात किया मतलब 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हमने पढ़ा था एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी या एज ए फंक्शन ऑफ ओरिएंटेशन या एज ए फंक्शन ऑफ अरेंजमेंट। ये एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज में हमने इसको डिस्कस किया है। उससे हमने निकाला था जो एक्सप्रेशन आया था बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन, ये हमारा S इक्वल्स टू R लॉन W। W इसमें क्या होता है नंबर ऑफ ओरिएंटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो W का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमको 3 दिया हुआ है, R लॉन 3, W की जगह हमने 3 लिखा। R का वैल्यू ln का वो जब हम नेचुरल लॉग को log 10 में बदलते हैं तो उसका कन्वर्जन फैक्टर होता है 2.303, तो मैंने इसको R इंटू 2.303 log 3 कर दिया, बाकी सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 8.314 इंटू ये किसका वैल्यू था R का, 2.303 है यहाँ पर, log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9.13। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये ऑप्शन हो गया हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा IISc 2010 में और IISc 2012 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन एट 100 डिग्री C assuming that टॉर्टन रूल्स इज ओबेड। टॉर्टन रूल फॉलो हो रहा है, ओबे हो रहा है, गिवन दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए टोलिन इज 110 डिग्री C। जब भी हमें कभी बॉइलिंग पॉइंट की बात करता है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली 1 atm प्रेशर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से इसका प्रेशर ऑलरेडी मेंशन है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा IISc 2002 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस हैं 753 mm, B 573 mm, C 760 mm एंड D 366 mm। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉर्टन रूल, टॉर्टन रूल में हमने पढ़ा था डेल्टा एच इवेपोरेशन का वैल्यू कितना होता है 10.5 R इंटू TB होता है। TB का वैल्यू इसने कहा 110 डिग्री C, जबकि हम तो कोई भी टेम्परेचर हो उसको किस में यूज करते हैं केल्विन में, तो हमने इसको केल्विन में बदला तो ये आएगा 383। 10.5 R का वैल्यू होता है 8.314 इंटू 383। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो इतने जूल मॉल इनवर्स आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको जनरली इसी फॉर्म में यूज करेंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब वेपोराइजेशन का केस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, वेपर प्रेशर कब बनता है, जब हमारा वेपोराइजेशन का केस लिया गया हो, जो लिक्विड है वो वेपर्स में बदल रहा हो और तब इसका वेपर प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, फॉर वेपोराइजेशन के लिए हमारा क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन हमने पढ़ा था, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है हमको, एक प्रेशर पूछा है, दूसरा उसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है, दूसरा टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर उसका हमको पता है,
तो एक दो प्रेशर दो टेम्परेचर वाली क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन वेपोराइजेशन के केस के लिए हमने ये पढ़ी थी। तो इसी की हेल्प से हम इसमें जो दूसरा वाला टेम्परेचर है 100 डिग्री सी, उस पर हम प्रेशर को निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन इस वाले वेपोराइजेशन वाले प्रोसेस के लिए कितना होता है, ln P2/P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन R T2 - T1 अपॉन T1 T2। अगर क्लैपेरॉन-क्लॉसियस के बारे में कोई डाउट है तो आप हमारा क्लैपेरॉन-क्लॉसियस वाला आपका लेक्चर देखिए, उसमें ये सारे हमारे उसमें चार हमने इसमें केस पढ़े थे। जब आपका फ्यूजन वाला केस था, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन वाला केस, और वेपोराइजेशन वाला केस, लिक्विड टू गैस, या एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में बदलने को जिसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं वो वाला केस था, और एक और था हमारा कौन सा, सब्लिमेशन वाला केस। तो चार केस उसमें हमने पढ़े थे। तो वेपोराइजेशन वाला केस कौन सा है, जब हमारा लिक्विड आपका किस में बदलता हो, लिक्विड हमारा गैस में बदल रहा है, ठीक है। तो ये वाला केस है। इसके लिए हमारी क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन ये होती है ln P2/P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन R T2 - T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। तो हम पहला टेम्परेचर कोई सा भी मान सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमने सपोज करो पहला टेम्परेचर जो आपका 1 atm प्रेशर पर था वो वाला मान लिया, 110 डिग्री सी ले लिया, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर हमको पता है कि कोई भी बॉइलिंग पॉइंट कितने पर होता है हमारा, 1 atm पर। तो ये हो गया 760 mm। 1 atm बराबर हमारा 760 mm होता है। क्यों ऐसा किया हमने, atm में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऑप्शंस हमारे mm में दिए हैं, तो यानी कि हमें प्रेशर को किस में यूज़ करना है, mm में यूज़ करना है। दूसरा टेम्परेचर जिस पर हमको प्रेशर चाहिए वो क्या है हमारा, 100 डिग्री सी। कैल्विन में बदलने के लिए अगर मैं बात करूं 110 में कितना कैल्विन आएगा, 273 ऐड करेंगे तो 383, ये आ जाएगा हमारा 383 कैल्विन। और अगर इसको कैल्विन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 373 कैल्विन, सही है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ln P2 हमको निकालना है अपॉन P1 कितना है 760 इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन हमने यहाँ निकाला था, यही वाला पूरा वैल्यू हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। इससे हमारा कैलकुलेशन काफी इजी बन जाएगा। देखिए 8.314 से 8.31 R की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, T2 का वैल्यू 373, T1 का वैल्यू 383 अपॉन T1 T2, ये दोनों 8.314 से 8.314 कैंसिल, 383 से 383 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 10.5, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का आएगा 10। तो यहाँ से इसको पूरे को सॉल्व करके हमको ये माइनस का 0.281415 आएगा, ठीक है। ln को भी लॉग में बदल देते हैं, 2.33 कन्वर्जन फैक्टर होता है, तो 2.33 लॉग P2/P1, P2/P1 का वैल्यू था 760, ये आया माइनस का 0.2815। 2.303 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ बचेगा लॉग P2/760, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.122 आएगा। तो अभी हमें तो सिर्फ P2 का वैल्यू निकालना है, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो P2/760 बराबर हुआ एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.122, जिसका वैल्यू आएगा 0.755। तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 760 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इससे ये 573.8 या 574 mm। और ऑप्शन हमें 573 का दिया है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा IC 2002 में पूछा गया है, ओके। तब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एंट्रोपी चेंज। ये वाला एंट्रोपी चेंज हमने रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाले केस का पढ़ा था। जब आपका क्या है, एक ही आपका सिस्टम है, वही आपका किसी दूसरी फेज में आपका कन्वर्ट हो रहा है सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी एंड 1 atm। और इसमें दिया है हीट ऑफ फ्यूजन अंडर दिस कंडीशन इज 6 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन दिए है माइनस का 6 जूल कैल्विन इनवर्स, बी ऑप्शन है माइनस का 22 जूल कैल्विन इनवर्स, सी ऑप्शन है प्लस 22 जूल कैल्विन इनवर्स, और डी ऑप्शन है 6 + 6 जूल कैल्विन इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा गेट में पूछा गया है। अब लिक्विड आपका सॉलिड में बदल रहा है, फ्रीजिंग में यही तो होता है, लिक्विड आपका सॉलिड में बदलता है। तो लिक्विड का आपका जब सॉलिड में चेंज होता है तो हीट रिलीज होती है, जबकि फ्यूजन वाले केस में, फ्यूजन में क्या था, सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो तब हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हीट रिलीज होती है H2O लिक्विड, और कितना हीट रिलीज होती है, सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जितना जब H2O सॉलिड H2O लिक्विड में बदलता है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ती है, जिसको आप डेल्टा H फ्यूजन बोलते हैं, उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जब H2O लिक्विड H2O सॉलिड में बदलता है फ्रीजिंग के दौरान, ठीक है।
तो यहाँ पर वही लिखा हमने, H2O लिक्विड 0 डिग्री सी पर था, जब वो सॉलिडिफाई हुआ H2O सॉलिड, क्योंकि लिक्विड अगर आपका चाहे किसी भी टेम्परेचर पर हो, जब तक वो 0 डिग्री सी पर नहीं आएगा तब तक वो फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। H2O के केस में H2O लिक्विड साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, H2O सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को हम आइस बोल सकते हैं, ये हमारा लिक्विड वाटर होता है। 0 डिग्री सेम टेम्परेचर पर है और हीट अब आपका देखो मैंने बाहर निकलते हुए दिखाया है, हीट रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज हो रहा है तो कितना हीट रिलीज होगा, जितना तुम्हारा फ्यूजन के दौरान तुमको हीट देना पड़ता है। तो मैंने इसको डेल्टा एच फ्रीजिंग को ऐसे लिख दिया माइनस डेल्टा एच फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, H2O सॉलिड H2O लिक्विड में जब भी हम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो डेल्टा एच का वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम रहता है और उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो H2O फ्रीजिंग का वैल्यू कितना आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन। और डेल्टा एच फ्यूजन हमको क्वेश्चन में दिया था, उसने क्या है आपका 6 किलो जूल, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया और 6 किलो जूल लिख दिया मोल इनवर्स। इसको हम 6 किलो जूल को 6000 जूल मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा एच अपॉन टी होता है, ठीक है। तो डेल्टा एच की जगह हमने क्या, माइनस का 6000 जूल मोल इनवर्स अपॉन 273, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 6000 को 273 से, तो यूनिट आएगा 21.97 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मोल इनवर्स का मतलब क्या होगा, एक मोल के लिए। तो मैं इसको 21.97 को भी मैं ऑलमोस्ट 22 लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में 22 ही दिया है। तो मैंने नियर अबाउट करके माइनस का 22 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स कर दिया। या रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी हो गया, ये मोल इनवर्स को हम 4 मोल करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 4 मोल कहाँ दिया है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो ये हुआ माइनस का 22 जूल केल्विन इनवर्स 4 मोल। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शंस कौन सा हुआ, ये ऑप्शंस हमारा बी ऑप्शंस हो गया, ओके।